हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। आज के इस लेक्चर में हम ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ने वाले हैं। मेटाबॉलिज्म रिलेटेड ये टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बेसिक क्लियर हो जाएंगे, डिटेल में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब है यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, और लाइसिस का मतलब है ब्रेक, टूटना। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का टूटना, उससे एनर्जी रिलीज होना, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और उस एनर्जी का हम यूज करते हैं बाकी के काम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को हम पढ़ें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे टूट रहा है, एनर्जी कैसे मिल रही है, उससे पहले ये तो जान ले कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनकर कैसे आ रहा है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना खाना बनाते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे बनकर आता है? देखिए, ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक CO2 होती है, एटमॉस्फेरिक CO2 होती है, उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और क्या बनाते हैं? ट्रायोसिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायोसिस, जिसमें हम क्या देखते हैं? सुक्रोज मॉलिक्यूल देखते हैं एंड स्टार्च देखते हैं। ये हमें पता है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होती है, ये एटमॉस्फेरिक CO2 को रिड्यूस किया जाता है, ट्रायोज बनाए जाते हैं, वो सुक्रोज और स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। यही होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब क्या होता है, इन ट्रायोज को कन्वर्ट करा जाता है और क्या बना दिया जाता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना दिया जाता है। तो भाई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में तो ग्लूकोज इस तरह से बनकर आ गया है। अब बात करते हैं कि जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होगा। ये तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो इनमें क्या होता है? एक प्रोसेस प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस प्रोसेस के थ्रू जो है इनमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया जाता है। देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस वर्ड को समझिए। ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, नियोजेनेसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बनना। इस प्रोसेस को भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज कैसे बनकर आया है और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज कैसे बनकर आया है। अब हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर पता चल गया कि भाई इस तरीके से बना है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है, जरूरी नहीं है हम इसे हर बार ग्लाइकोलाइसिस में ही लेकर जाएं, हम इसे तोड़ें, एनर्जी बनाएं। इसके 4 मेजर फेट्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई कहाँ पर इसको जाना है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसको कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड के सिंथेसिस में यूज करते हैं। हम इससे क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। उनका यूज क्या होता है? फिर उनको सेल से बाहर भेजा जाता है, जहां भी उनका वर्क होता है वो वहां पर करते हैं। तो एक यूज तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ये हो जाता है। सेकंड क्या होता है कि हो सकता है इसको सेल में स्टोर कर लिया जाए एज पॉलीसेकेराइड या एज सुक्रोज के फॉर्म में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल में स्टोर कर लिया जाए। तीसरा क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, जो अभी हम पढ़ेंगे, जिससे हमें एटीपी मिल रही है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स मिल रहे हैं। ठीक है। फोर्थ क्या होता है? इसको ऑक्सीडाइज्ड करा जाता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू। ऑल्सो इसे फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं। ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, इसको भी हम डिटेल में अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए अगर आपको समझना हो तो इसमें क्या होता है, इसमें राइबोज 5 फॉस्फेट बनाया जाता है और ये राइबोज 5 फॉस्फेट जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में यूज होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए में पढ़े थे हमने, तो उनके सिंथेसिस में राइबोज 5 फॉस्फेट चाहिए होता है और वो हमें इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलता है। कौन से पाथवे के थ्रू? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से।
उसके अलावा हमें NADPH मिलता है। ये जो NADPH होता है ये रिडक्टिव बायोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बनकर आ रहा है ये 4 पाथवे होते हैं जिसमें उनका यूज होता है। या तो वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे, या फिर वो सेल में स्टोर हो जाते हैं, या उनमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, या फिर वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में चले जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, आप जब सेल के बारे में पढ़ते हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पर पढ़ते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली जिसे कहते हो, तो आप उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो कि ये जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए इम्परमिएबल होती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो अब बात यह आती है कि भाई ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन तो गया, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये जो सेल है हमारी, इसके अंदर ये कैसे जाएगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर कैसे जाएगा? क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ये तो इसको जाने नहीं दे रही है। तो क्या होता है, यहाँ पर 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं जिनके थ्रू ये अंदर जाता है। पहला कौन सा है? पहला होता है सोडियम यानी Na+ एंड ATP इंडिपेंडेंट पाथवे। ATP इंडिपेंडेंट पाथवे, एक तो ये पाथवे होता है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अंदर लेकर जाता है। ये किससे मीडिएटेड होता है? यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ग्लूट के बारे में। ग्लूट 1 to 14 ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, इनकी ये यूनिपोर्टर्स होते हैं। यूनिपोर्टर्स का मतलब है कि सेल के अंदर ही ले जा सकते हैं एक मॉलिक्यूल को। तो ये क्या करते हैं, जो ग्लूकोज होता है उसको सेल के अंदर ले जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये सेल है, तो ये ग्लूट जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो ये अगर मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो वो इसके थ्रू यहाँ पर अंदर चला जाता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो जा नहीं सकता, तो वो इनके थ्रू अंदर चला जाता है। सेकेंड पाथवे कौन सा होता है? सेकेंड पाथवे होता है सोडियम एंड ATP डिपेंडेंट पाथवे। इसमें कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता। इसमें देखिए अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और किसके थ्रू करता है? यहाँ पर जो मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सोडियम ट्रांसपोर्टर्स। कौन प्रेजेंट है? सोडियम ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके थ्रू ग्लूकोज जो है वो यहाँ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये जो पाथवे है ये हमें देखने को मिलता है जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं इंटेस्टाइन में, उसके अलावा जो हमारे रेनाल ट्यूब्यूल्स होती हैं वहां देखने को मिलता है। बाकी ग्लूट जो है वो नॉर्मली आप पढ़ते ही हो, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ेंगे तब भी इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि भाई ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर कैसे आया है। तो ये 2 पाथवे होते हैं, या तो वो ग्लूट के थ्रू आया है या फिर वो सोडियम ATP डिपेंडेंट पाथवे से अंदर आ गया, ग्लूकोज अंदर आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस वहां पर कैसे होती है। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो यूनिवर्सल पाथवे है ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म के लिए। ये जो है सभी ऑर्गेनिज्म में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? एम्डन मेयरहॉफ और पार्नस ने करी थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्सो इस पाथवे को क्या कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है टोटल इसमें 10 स्टेप्स होती हैं। इन 10 स्टेप में से जो फर्स्ट 5 स्टेप्स होती हैं उन्हें प्री पैरिटी फेज कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉस्फोरिलेशन होता है।
ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप्स को ऐड करा जाता है और इसका कन्वर्जन करके क्या बनाया जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया जाता है जिसे G3PB कहते हैं। और यहाँ पर फॉस्फेट कहाँ से मिलता है, इस ATP से मिलता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके पास 3 फॉस्फेट होते हैं ATP के पास, तो ATP यहाँ पर एज अ डोनर वर्क करता है फॉस्फेट ग्रुप के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट 5 स्टेप्स जो होते हैं उनमें ये काम होता है। अब बाकी के जो लास्ट 5 स्टेप्स होते हैं इन्हें पे ऑफ फेज कहते हैं। पे ऑफ फेज में क्या है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें पायरुवेट, ATP और NADH मिलता है। तो फर्स्ट 5 स्टेप में तो ATP लगा है, हमें एनर्जी वहां पर देनी पड़ती है ATP के फॉर्म में, और लास्ट की जो 5 स्टेप्स होती है वो पे ऑफ फेज होती है, वहां पर ATP हमें वापस मिल जाते हैं। ठीक है, ऑल्सो पायरुवेट भी मिल जाता है। ये चीज क्लियर है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं कहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में साइटोसॉल में होता है। ठीक है, सभी में ही ये साइटोसॉल में देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो अब ग्लाइकोलाइसिस की हम स्टेप्स की बात करते हैं, बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर समझिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसको हेक्सोकाइनेज एंजाइम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं अच्छे से आपको एंजाइम क्या नाम से है वो भी समझाऊंगी। तो ग्लूकोज जो है उसको हेक्सोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, पेंजाइम कैसे ध्यान रखोगे, हेक्सो का मतलब होता है 6, और काइनेज जो होता है ये वो एंजाइम है जो कि फॉस्फेट को ऐड करता है। क्या करता है, फॉस्फेट को ऐड करता है। तो हेक्सोकाइनेज यानी कि 6th पोजीशन पर फॉस्फेट को ऐड करना, तो ग्लूकोज में 6th पोजीशन में फॉस्फेट को ऐड करना, प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हेक्सोकाइनेज ने 6th पोजीशन पर फॉस्फेट को ऐड किया है, प्रोडक्ट बनकर आया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है, इसको फॉस्फेट कहां से मिला है, ATP से मिला है। यहाँ पर फॉस्फेट हमेशा ATP से ही मिलेगा, तो ATP इस जो स्टेप है उसमें ATP लगा है, फॉस्फेट ऐड हो गया, ADP यहाँ से निकल गया। क्लियर है, स्टेप याद हो गया। अब देखो, जैसे कि हमने कहा कि OH ग्रुप जो होता है 6th पोजीशन पर, वहां पर फॉस्फोरिलेशन इसका होता है, ATP यहाँ पर जो है फॉस्फोराइल डोनर का काम करता है, और इसको जो है मैग्नीशियम की जरूरत होती है एंजाइम को एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनकर आते हैं कि इनहिबिशन जो है वो कैसे होता है एंजाइम का। तो अगर मैं हेक्सोकाइनेज 1st to 3rd की बात करती हूँ, इसकी फॉर्म्स होती हैं, 2 फॉर्म्स होती है, एक है हेक्सोकाइनेज 1st, 2nd, 3rd, और एक फॉर्म होती है हेक्सोकाइनेज 4th, जिसे ऑल्सो ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं हेक्सोकाइनेज 1st to 3rd की बात करती हूँ, इसका इनहिबिशन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। अधिकतर यही देखा जाता है कि जो इन एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, इनका संदमन करते हैं, इनकी एक्टिविटी को रोकते हैं, वो इनके प्रोडक्ट ही होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसका क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको इनहिबिट कौन कर रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि इसका प्रोडक्ट है। भाई प्रोडक्ट अगर है तो ये एंजाइम वर्क ही कैसे करेगा। क्लियर है ये चीज, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको इनहिबिट कौन कर रहा है, इसका प्रोडक्ट जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। वहीं अगर आप बात करते हो हेक्सोकाइनेज 4 की, जिसे ऑल्सो ग्लूकोज काइनेज भी कहते हैं, ये इनडायरेक्टली इनहिबिटेड होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, जो आगे हम देखेंगे। ठीक है, और स्टिमुलेटेड किससे होगा, ग्लूकोज से। जाहिर सी बात है, ग्लूकोज को ही तो कन्वर्ट कर रहा है, अगर आप ग्लूकोज देते जाओ तो वो तो स्टिमुलेट होता रहेगा, और अगर आप उसको प्रोडक्ट दे दो तो फिर वो काम ही नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज। अब आगे देखिए, यहाँ पर सेकेंड स्टेप आती है। फर्स्ट स्टेप में क्या बनकर आया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनकर आया था। अब सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा है, एंजाइम यहाँ पर वर्क कर रहा है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। देखिए, इसके नाम में भी हम पता कर सकते हैं,
फॉस्फोहेक्सोज, तो 6th पोजीशन पर फॉस्फेट है, इतना पता चल गया। आइसोमरेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, आइसोमर फॉर्म्स बनाता है, तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया गया है फ्रक्टोज में, बाकी 6th पोजीशन पर फॉस्फेट है। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट सेकेंड स्टेप में बनता है, एंजाइम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। क्लियर है ये चीज? देखिए आगे थर्ड स्टेप देखते हैं, हमारे पास बनकर आया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पर क्या होता है, इसे कन्वर्ट किया जाता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया जाता है। इसे भी समझ लेते हैं कैसे बनाया जाता है। तो भाई एंजाइम यहाँ पर है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, नाम से पता चल रहा है, फॉस्फो का मतलब फॉस्फेट ग्रुप, फ्रक्टोज तो है ही, काइनेज क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है फॉस्फेट को, कौन सी पोजीशन पर, 1 पोजीशन पर। तो जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था उसमें 1 ऐड कर दीजिए और बिस ऐड कर दीजिए। बिस का मतलब होता है कि फॉस्फेट जो है वो 2 है लेकिन अलग पोजीशन पर है। आप बाइफॉस्फेट पढ़ते हो तो वो सेम पोजीशन पे 2 फॉस्फेट होते हैं, बट यहाँ पर एक 1 पोजीशन पर है, एक 6th पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पर बिस लगा है। क्लियर हो गई? तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम ने क्या बना दिया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना दिया, 1 पोजीशन पर भी फॉस्फेट को ऐड कर दिया। याद हो गई ये चीज? अब भाई फॉस्फेट ऐड हुआ है तो एटीपी तो लगेगा, क्योंकि फॉस्फेट तो इसने ही देना है। क्लियर है ये चीज? अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसका इनहिबिशन और स्टिमुलेशन कैसे होता है। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 या PFK1 इनहिबिटेड होता है हाई एटीपी से। भाई हाई एटीपी से कैसे इनहिबिटेड होगा, हाई एटीपी से इसलिए इनहिबिटेड होता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हम तब करते हैं जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होती है, एटीपी के फॉर्म में। अब ऑलरेडी अगर एटीपी हाई है, मेरे पास एटीपी बहुत सारा है, तो मैं कोई फालतू काम करूंगी ग्लाइकोलाइसिस को करके? क्यों, मुझे ग्लूकोज को तोड़ना ही क्यों है जब मेरे पास ऑलरेडी एनर्जी है? तो क्लियर है ये चीज? तो अगर ऑलरेडी हाई एटीपी है तो वो क्या करेंगे, इस PFK1 को इनहिबिटेड करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हो, फालतू काम हो गया फिर ये, तो एनर्जी जब मेरे पास है तो मैं क्यों करूंगी। ठीक है, तो हाई एटीपी इसको क्या करता है, इनहिबिटेड करता है ताकि ग्लाइकोलाइसिस ना हो। दूसरा देखो, ये इनहिबिटेड होता है सिट्रेट से। सिट्रेट से इनहिबिटेड कैसे होता है, सिट्रेट से इनहिबिटेड ऐसे होता है कि भाई सिट्रेट क्या करता है, फेवर करता है कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसका ग्लाइकोलाइसिस ना करके इसका यूज किसके लिए कर लिया जाए, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के लिए कर लिया जाए। ये भी एक अलग प्रोसेस है, इसको भी हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि सिट्रेट अगर वहां पर है तो वो क्या कहेगा इसे कि भाई ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोलाइसिस में मत लेकर जाओ, इससे तो हम ग्लाइकोजन बनाएंगे। क्लियर है? तो ये ऐसे इसको रोक देता है। उसके अलावा ये एक्टिवेटेड होता है हाई एमपी से। हाई एएमपी से, हाई एमपी से कैसे होता है, जब एटीपी अगर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब, लेकिन अगर एएमपी ज्यादा है तो मतलब एटीपी नहीं है, एनर्जी कम है हमारे पास। ठीक है, ये ट्राइफॉस्फेट है, ये मोनोफॉस्फेट है, एनर्जी कम है ना हमारे पास, तो जाहिर सी बात है एनर्जी कम होगी, हमें एनर्जी की जरूरत होगी, और वो कैसे मिलेगी, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने से मिलेगी, यानी ग्लाइकोलाइसिस से मिलेगी। ठीक है, तो अगर एटीपी हाई है तो वो इसको इनहिबिटेड करता है PFK1 एंजाइम को, क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं करना है। लेकिन अगर हाई एएमपी है, इसका मतलब एनर्जी की कमी है हमारे पास, तभी एएमपी ज्यादा है, नहीं तो एटीपी होते ना। तो अगर एएमपी ज्यादा है तो क्या करेगा, वो इसको एक्टिवेट करेगा PFK1 एंजाइम को कि आप ग्लाइकोलाइसिस करो, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ो, हमें एनर्जी चाहिए। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे अच्छे से समझ में आई? अब देखो PFK1 एक्टिवेटेड होता है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट से भी। ठीक है, उसके अलावा ये एक्टिवेटेड होता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट से भी। ये 3 चीजें तो आप ध्यान रखना, खासकर हाई एटीपी और ये हाई एमपी वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्लियरली मैंने आपको समझा भी दिया है क्यों है कैसे है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हमारे पास आता है। पहले हम बात करते हैं जब हम वेल फेड स्टेट में होते हैं, हमने खाना जो है खाया हुआ होता है, तब क्या होता है, खाना खाया हुआ है, ग्लूकोज हमें मिल गया है। ठीक है, तो इस स्टेट में क्या होगा, ग्लूकागॉन का लेवल तो कम होता है
और इंसुलिन का लेवल ज्यादा होता है, ग्लूकागॉन कम है और इंसुलिन ज्यादा है। अब अगर इंसुलिन ज्यादा है तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का लेवल भी ज्यादा होगा। क्लियर है? इंसुलिन ज्यादा है तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का लेवल भी ज्यादा है। और अभी हमने ये चीज देखी कि फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट अगर ज्यादा है तो वो क्या करता है, जो PFK1 एंजाइम है हमारा, उसको क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। हमने यही चीज देखी, एक्टिवेट कर देता है। अब ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस की रेट भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की रेट ज्यादा होगी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मुझे खाने से मिला है वो उसे तोड़ना शुरू करेगा, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनाएगा। ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पर अगर फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है तो वो यहाँ पर इंट्रासेल्युलर सिग्नल की तरह एक्ट करता है कि ग्लूकोज की अबंडेंस है ना? क्लियर हुई है ये चीज? अब मैंने खाना खाया हुआ है, ग्लूकागॉन का लेवल कम होगा, इंसुलिन का लेवल ज्यादा होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेरे पास है यहाँ पर, इंसुलिन ज्यादा तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ज्यादा, और अगर ये ज्यादा तो ये PFK1 को स्टिमुलेट करेगा जिससे ग्लाइकोलाइसिस की रेट ज्यादा हो जाएगी, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटेंगे, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनकर आएगी। क्लियर है? लेकिन तब क्या होता है, जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं, हमने खाना जो है वो नहीं खाया हुआ होता, तब ग्लूकागॉन का लेवल तो हो जाता है ज्यादा और इंसुलिन का लेवल हो जाता है कम। जस्ट अपोजिट हुआ है, ग्लूकागॉन का लेवल ज्यादा, इंसुलिन का लेवल कम हो गया। अब जैसे ही इंसुलिन का लेवल कम हुआ है तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का लेवल भी कम हो गया, इंसुलिन कम तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी कम हो गया। अब ये कम हो गया तो क्या होगा, जो PFK1 था एंजाइम वो तो हमारा स्टिमुलेट नहीं होगा। ठीक है, ये स्टिमुलेट नहीं होगा। जब ये स्टिमुलेट नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस का इनहिबिशन हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी क्योंकि ये एंजाइम स्टिमुलेट नहीं हुआ है, आगे का प्रोसेस कैसे चलेगा? क्लियर है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा। तब क्या होगा, तब एक्टिवेशन हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस का, मतलब कि इस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो और बनने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया हुआ, ग्लूकोज मेरे पास वैसे नहीं है, अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कर दूंगी तो ग्लूकोज तो है ही नहीं, मैं तोड़ूंगी क्या? तब क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस का एक्टिवेशन हो जाएगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनने लगेंगे। ये चीज क्लियर है? ध्यान रखना है इस चीज को। अब हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 4। हमने लास्ट में देखा था फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हमारे पास बनकर आया था। अब यहाँ पर एक एंजाइम वर्क करता है, एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ता है और दो मॉलिक्यूल बनाता है। एक बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक बनाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटेट फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को एल्डोलेज ब्रेक करेगा, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बनते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटेट फॉस्फेट। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, एंजाइम यहाँ वर्क करता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, और ये इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटेट फॉस्फेट को कन्वर्ट करके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास दो मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बनकर आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर स्टेप 6। इसमें क्या होता है, इसमें जो दो मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बनकर आए हैं उनसे हमें दो मॉलिक्यूल 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के बने हैं। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ थर्ड पोजीशन पर ही फॉस्फेट था, यहाँ पर जो है 1 और 3 दो पोजीशन पर फॉस्फेट है। ठीक है, और ग्लाइसरेट बनकर आया है। अब देखिए किस तरीके से एंजाइम ने काम किया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर है, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल गए हैं जिसकी वजह से ये ऐड हो गया यहाँ पर 1 पोजीशन पर भी, और यहाँ पर दो NAD प्लस मॉलिक्यूल आए हैं और दो मॉलिक्यूल NADH के निकले हैं। जैसे ही यहाँ पर NADH मॉलिक्यूल का रोल आ जाए ना, आप समझ लीजिए एंजाइम जो है वो डीहाइड्रोजिनेज है। क्लियर है? देखिए ये तो प्रोडक्ट का नाम हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है सॉरी सबस्ट्रेट का हो गया, वो गया था, और डीहाइड्रोजिनेज है तो NADH का मॉलिक्यूल तो निकला है, और बनकर क्या आ जाएंगे, दो मॉलिक्यूल 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के बनकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलती है कि जो NAD है, ये NAD प्लस का अमाउंट जो होता है वो सेल के पास ऑलरेडी कम होता है।
अब NAD प्लस सेल के पास ऑलरेडी कम है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में अगर ये लग रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में अगर ये लग रहे हैं तो भाई मेरे पास तो इसकी कमी आ जाएगी, सेल के पास तो वो ऑलरेडी कम है, इसमें वो जा रहे हैं तो वो कमी आ जाएगी, और कमी आ गई तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस ना हो, क्योंकि मेरे पास तो ये खत्म हो गए हैं। तो इसको करने के लिए, कंटिन्यू ग्लाइकोलाइसिस को चलाने के लिए क्या होता है कि ये जो NADH के मॉलिक्यूल होते हैं इनसे वापस NAD प्लस बनाया जाता है ताकि ये प्रोसेस चलती रहे। कैसे बनाया जाता है? तो भाई यहाँ पर दो पाथवे होते हैं जो कि वापस से NAD प्लस को रिकवर कर लेते हैं। एक पाथवे कौन सा होता है? एक पाथवे होता है हमारा जो कि पाइरुवेट, जो इसका प्रोडक्ट बनकर आता है ग्लाइकोलाइसिस का, पाइरुवेट को LDH एंजाइम होता है वो लैक्टेट में कन्वर्ट करता है, और जब ये लैक्टेट में कन्वर्ट करता है तो NADH के मॉलिक्यूल से वापस NAD प्लस बना लिया जाता है, ठीक है, ताकि प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे। एक तो ये हो जाता है। दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि NAD प्लस ऑलरेडी सेल के पास कम होते हैं और NADH से उनको रिकवर किया जाता है ताकि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कंटिन्यू रहे। तो दो पाथवे होते हैं ये जिनसे इनको रिकवर करा जाता है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? अब आगे देखो, 7th स्टेप हम देखते हैं। हमारे पास दो मॉलिक्यूल 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के बनकर आए थे। अब यहाँ पर एंजाइम वर्क करता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और ये एंजाइम करके क्या करता है, यहाँ पर बनाता है दो मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। अब देखो, सबस्ट्रेट में तो दो जगह फॉस्फेट था, प्रोडक्ट में तो सिर्फ थर्ड पोजीशन पर ही आया है, यानी कि फॉस्फेट यहाँ से निकला है, तो यहाँ पर क्या होगा, दो ATP के मॉलिक्यूल बनकर आ जाएंगे। क्लियर है ये चीज? इसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है कि जो ATP यहाँ पर बनकर आया है वो सबस्ट्रेट से बनकर आया है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो दो मॉलिक्यूल हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, ये कन्वर्ट होकर दो मॉलिक्यूल 2-फॉस्फोग्लिसरेट के बनाते हैं। एंजाइम काम करता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यानी जो थर्ड पोजीशन पर था फॉस्फेट वो सेकंड पोजीशन पर आ गया है, सिर्फ इतना काम हुआ है। क्लियर है? 9th स्टेप जब आप देखते हो तो ये जो दो मॉलिक्यूल है हमारे फॉस्फोग्लिसरेट के, इनोलेज एंजाइम आता है और यहाँ पर क्या बनाता है, दो मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाता है, PEP बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो जाता है। क्लियर है ये चीज? अब लास्ट स्टेप देखिए क्या होता है। स्टेप 10 में जो दो मॉलिक्यूल PEP के बने हैं यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के बने हैं, एंजाइम यहाँ वर्क करता है पाइरुवेट काइनेज, और वो इसे कन्वर्ट करके क्या बना देता है, दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बना देता है। भाई यहाँ पर जो है फॉस्फो था, यहाँ पर तो फॉस्फो है ही नहीं, यानी कि दो मॉलिक्यूल ATP के यहाँ भी निकल गए। आपको अब यहाँ पर ध्यान रखना है ATP के मॉलिक्यूल कौन से स्टेप में लगे थे और ATP के मॉलिक्यूल कौन से स्टेप में बनकर आए हैं, और उसमें एंजाइम कौन सा वर्क कर रहा था। क्वेश्चन जो है वो सिर्फ यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके पाइरुवेट काइनेज की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है यहाँ पर इनकी जरूरत होती है अपनी एक्टिविटी करने के लिए। दूसरा, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, ATP का जो फॉर्मेशन हुआ है सबस्ट्रेट से हुआ है। इसे एक्टिवेटेड करता है 1,6-बिसफॉस्फेट, ठीक है, 1,6-बिसफॉस्फेट जो है इसे एक्टिवेट करता है और अगेन इनहिबिटेड होता है ATP से, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट भी बनकर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज जो है वो यहाँ ध्यान देने वाली है। देखिए, जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम होता है, ब्लड में ग्लूकोज कम होगा, तब क्या होगा, हमने पहले भी देखा था भाई, ग्लूकोज अगर कम होता है तो जो ग्लूकागॉन है उसका लेवल हाई हो जाता है। ग्लूकागॉन का लेवल जब हाई होगा तब क्या होगा, जो CAMP होते हैं इनका लेवल जो है इंट्रासेल्यूलर लेवल वो भी हाई हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज कम होगा, ग्लूकागॉन का लेवल ज्यादा हो जाएगा। ये चीज तो हमेशा ध्यान रखनी है, अगर ग्लूकोज का लेवल कम है ना, ग्लूकागॉन का लेवल ज्यादा होगा, अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो ग्लूकागॉन कम, इंसुलिन ज्यादा होगा। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर क्या हो गया, CMP का लेवल ज्यादा हो गया। अब CMP का लेवल जैसे ही ज्यादा होगा तो ये जो हमारा PK एंजाइम है, पाइरुवेट काइनेज है, वो इसको क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा।
क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ग्लूकोज नहीं है, आप उसे तोड़ोगे तो मेरे पास तो कुछ ही नहीं बचने वाला। ठीक है, तो ये क्या करता है, सीएमपी का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो वो इसको जाकर क्या कर देगा, फॉस्फोरिलेट करके इनएक्टिवेट कर देगा। अब जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये इस पीईपी को जो है कंटिन्यू नहीं करेगा ग्लाइकोलाइसिस में, और प्रोसेस कहाँ चली जाएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस में चली जाएगी, जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाएंगे। ये क्लियर है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया, कब इसका लेवल ज्यादा होता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है, ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझाई है। तो अगर हम समरी यहाँ पर समझे तो यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा लगा था, उसके अलावा यहाँ पर 2 NAD+ के मॉलिक्यूल लगे थे, उसके अलावा यहाँ पर 2 ADP के मॉलिक्यूल, प्लस यहाँ पर क्या लगे हैं, 2 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लगे हैं। बाय प्रोडक्ट हमारे पास बनकर के आए हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनकर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल NADH के बनकर आए हैं, जो कि हम रिकवरी में वापस ले लेंगे और उससे क्या बना देंगे, NAD+ वापस बना देंगे, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी कम है। उसके अलावा 2 ATP के मॉलिक्यूल होते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। अब यहाँ पर आप बात ये पूछ सकते हो, भाई 2 ही ATP के कैसे बनकर आए, हमने तो देखा वहां पर 4 ATP बनकर आए थे। तो आप ये भी तो देखिए कि यहाँ पर जब हमने प्रोसेस देखी स्टार्टिंग में तो 2 ATP के मॉलिक्यूल लगे भी तो हैं, तो वो तो रिकवरी में चले जाएंगे। तो इस 4 ATP में से बाय प्रोडक्ट तो सिर्फ 2 ATP ही बनकर आए हैं, 2 जो है वो तो रिकवरी में चले गए उनकी, जो हमारे स्टार्टिंग में लगे थे। क्लियर है, ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से समझ में आ गया। अब आप कोई भी क्वेश्चन हो ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड, उसे आप छोड़ेंगे नहीं, वो आप करके रहेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, सारे बेसिक मैंने क्लियर करे हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके, बहुत ही अच्छे से समझाया भी है आपको, अब कभी नहीं भूलेंगे चीजों को। ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।